नमस्कार दोस्तों। स्कोर बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास नंबर 12 है। अभी आप सभी जानते होंगे कि ये चैनल अभी इस पे वीडियो अपलोड होना कुछ ही दिन से स्टार्ट हुआ है, तो आप पेशेंस रखिए। कुछ दिनों में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और पीडीएफ कैसे शेयर करना है, क्या करना है, वो चीज़ें भी धीरे धीरे समय के साथ आ जाएंगी और आपको यहाँ पे बताया भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट डे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने एडवाइस किया था कि गांधी जी को वापस आके इंडिया के जो मूवमेंट्स है, स्ट्रगल मूवमेंट, उसमें भागीदारी लेनी चाहिए। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहली बार नागपुर में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था और जो सेकेंड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो 1976 में मॉरिशियस में ऑर्गेनाइज हुआ था। क्योंकि आपको तो फर्स्ट वाला याद हो गया, सेकेंड वाला भी आपको पता होना चाहिए। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जी का बर्थडे है। इन्होंने 1893 में चिकागो, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एक प्लेस है, वहाँ की पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन, उसको इन्होंने संबोधित किया था और वहाँ पे इन्होंने बोला था सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। ये इनके फेमस वाक्य हैं। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बेल्लूर मठ, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा साहब जो थे पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इफेक्ट में आ गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये दोनों सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे कंट्री में संविधान के सारे प्रोविजंस लागू हो गए थे। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। अब जनवरी मंथ का जो लास्ट संडे होता है उस दिन वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसार, जो कि एक साइट है ईरान में, वहाँ पे रामसार कन्वेंशन साइट साइन किया गया था ताकि वर्ल्ड में जितनी भी वेटलैंड साइट्स हैं जो कि इंटरनेशनल रूप से इम्पोर्टेंस हैं उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, महिलाओं में जो स्टेम में आप बेसिकली सुनते होंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, क्योंकि रेडियो का डिस्कवर किसने किया था? मार्कोनी ने। और 13 फरवरी को ही नेशनल वोमेन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और ये बेसिकली सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 20 फरवरी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, क्योंकि 21 फरवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये बेसिकली एक रिस्पेक्ट है उन शहीदों के लिए बांग्लादेश के जिन्होंने बंगाली लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है अपने लड़ाई लड़ी थी, मूवमेंट किया था। 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, क्योंकि 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की गई थी सीवी रमन जी के द्वारा, उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च इंटरनेशनल वोमेंस डे। 15 मार्च कंज्यूमर राइट डे। 18 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे। 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड स्पैरो डे।
21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्लस वर्ल्ड पोएट्री डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये तीनों जो डेज हैं ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एंड शहीद दिवस, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे। ऑस्टिज्म एक बेसिकली न्यूरो डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन होता है वो इंट्रोवर्ट नेचर का होता है, उसको जो है सामाजिक मेल जोल पसंद नहीं होता। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि जो WHO है 7 अप्रैल 1948 को, जहाँ तक मुझे याद है, इसकी स्थापना हुई थी। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी के फादर जो है सैमुअल हाइनेमन को कहा जाता है और इन्हीं के बर्थडे को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, क्योंकि हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें बेसिकली जो ब्लड होता है ना, जो कहीं कट बॉडी के पार्ट में लग जाता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे एंड इंग्लिश लैंग्वेज डे, जिससे सब डरते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, ये 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अप्रैल वर्ल्ड एनिमल डे एंड नेशनल पंचायती राज दिवस, क्योंकि ये 24 अप्रैल 1993 का वो दिन था जिस दिन जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 था वो इफेक्ट में आ गया था। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 29 अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे, 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, और जो सेकंड संडे होता है मई मंथ का उस दिन मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 मई को कोल माइनर्स डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, 17 मई वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, 21 मई एंटी टेररिज्म डे, 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे, 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर जो हमारे संविधान में आर्टिकल 24 में ये मेंशन है कि जो चिल्ड्रेन है जिनकी एज 14 साल से कम है उनको हजार्डस इंडस्ट्री में वर्क नहीं करवाना है। और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, जो एल्डर्स हैं उनके साथ अब्यूज़ ना हो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 15 जून को वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस और वर्ल्ड म्यूजिक डे, 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का जो हमारा संविधान आर्टिकल 23 पढ़ेंगे उसमें बेसिकली ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है, बेगार वर्क फोर्स को प्रोहिबिट किया गया है। 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम दिवस, क्योंकि वो 7 अगस्त 1905 का समय था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे और नागासाकी डे, क्योंकि ये 9 अगस्त और 6 अगस्त को अमेरिका ने जो है परमाणु बम जापान पे अटैक किया था। 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 11 अगस्त नेशनल डॉटर्स डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, 13 अगस्त ऑर्गन डोनेशन डे। और सबसे अधिक ऑर्गन डोनेशन किस कंट्री में होता है? स्पेन में। ये हमने डिस्कस कर लिया है, कल के क्लास में ही डिस्कस किया था। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
5 सितंबर नेशनल टीचर डे, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 14 सितंबर हिंदी दिवस। ये है नेशनल हिंदी दिवस बेसिकली। वर्ल्ड हिंदी दिवस तो बेसिकली हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 21 सितंबर वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे एंड वर्ल्ड पीस डे, 25 सितंबर वर्ल्ड रिवर्स डे, 26 सितंबर वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। और हार्ट दिल का दिवस कौन सा होता है? 29 सितंबर। और 29 सितंबर को भी वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी के बर्थडे के रूप में। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, 10 अक्टूबर वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी, 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, 15 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इसकी स्थापना की गई थी। 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, 20 अक्टूबर वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे। ओस्टियोपोरोसिस मीन्स होता है वीकनिंग ऑफ बोन्स। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे, और 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे, 29 अक्टूबर इंटरनेशनल इंटरनेट डे और 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी दिवस। नवंबर के इंपॉर्टेंट कुछ, 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, 9 नवंबर लीगल सर्विसेज डे, 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे। आपको बताना है निमोनिया जब होता है ना, ये हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 16 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे एंड नेशनल जर्नलिज्म डे, 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको संविधान दिवस बोलते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो ऊपर हमने बात की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को अडॉप्ट किया था। जब आप प्रेम्बल पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा है कि ऑन 26 नवंबर 1949 वी हियर बाय इनैक्ट अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे विश्व मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे और 23 दिसंबर को फार्मर्स डे चौधरी चरण सिंह के बर्थडे के रूप में, 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे के रूप में गुड गवर्नेंस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसका हम बार बार रिविजन करेंगे, ये आपको याद हो ही जाएगा। आप ये मत देखिए कि ये बहुत ज़्यादा है, जब बार बार आप इसको सुनेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। भरोसा रखिए अपने पे बस। ब्लैक सी जो है जो कुछ कंट्री को जिसको सराउंड करती है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री सराउंड करती है। तो ये आप देख सकते हैं बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया एंड ये आपका टर्की है। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका भी है। बर्गर आप लोग सभी खाते हैं जहाँ तक है, ये ऐसे बी से बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया और ये रोमानिया। लॉजिस्टिक सेक्टर की अगर बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर बेसिकली मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे रेल, रोड, एयर, एवियन सेक्टर, तो इनसे हम बेसिकली क्या करते हैं, सामान का यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर। तो अगर हम बात करें इंडिया में जितना भी लॉजिस्टिक सेक्टर है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो सबसे अधिक रोड से होता है, उसके बाद रेल, देन शिपिंग, मैरीटाइम,
देन एयरवेज। ये सीक्वेंस है, मैक्सिमम रोड के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाईएस्ट रोड डेंसिटी इंडिया में केरल में है, और हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे जो रेल नेटवर्क है ये सबसे लार्जेस्ट लेंथ है इसकी, और ये नर्दर्न रेलवे के अंदर आता है। नर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रयागराज। नेट जीरो एमिशन, इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी आप पढ़े होंगे कि हमारा टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि 2070 तक हम इतनी कैपेबिलिटी विकसित कर लेंगे कि हम जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन करेंगे उतना हम अपनी एक्टिविटी के द्वारा उसको जो है बेसिकली क्या करेंगे, मिटिगेट भी कर लेंगे, रिमूव भी कर देंगे एनवायरनमेंट से। अगर हमने 100 टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे कि हम 100 टन तक जो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में है उसको एलिमिनेट भी कर देंगे। हो सकता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मेथड हमारे पास ऐसा हो जाए कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको हम कैप्चर कर लें। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तब तक रिन्यूएबल एनर्जी के हम यूज करने लगें। तो यही है बेसिकली कि एक बैलेंस बना लेंगे बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड एंड दोज रिमूव्ड और ऑफसेट थ्रू मेजर्स सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, एफॉरेस्टेशन मेथड, एनर्जी एफिशिएंसी एंड वेस्ट रिडक्शन। तो जैसे अगर हम रिडक्शन की मेथड की बात कर लें कि ग्रीन हाउस गैस कैसे हम रिड्यूस करेंगे, तो रूफ टॉप सोलर पैनल जिससे रिन्यूएबल एनर्जी हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, एलपीजी फ्यूल का हम यूज करने लगेंगे रेदर देन ये ट्रेडिशनल मेथड जैसे गांव पहले लकड़ी के द्वारा उपले के द्वारा बनाया जाता था खाना। और डोर टू डोर हम वेस्ट सेग्रीगेशन करने लगेंगे, प्लांटिंग ट्री करेंगे, एफॉरेस्टेशन, जिससे क्योंकि हम जानते हैं जो प्लांटिंग जब ट्री करते हैं फोटोसिंथेसिस में ये प्लांट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। फूड एडल्ट्रेशन, इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो फूड मटेरियल्स हैं ना उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल और इन्फीरियर क्वालिटी के कुछ हम मटेरियल डालते हैं जिसका बेसिकली पर्पज होता है कि क्वांटिटी इंक्रीज कर दी जाए और सेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए ताकि वो ज़्यादा दिन तक वो मटेरियल चले और प्रॉफिट इंक्रीज करने का ये मोटिव होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में जब एडल्ट्रेशन किया जाता है ना तो इसके कारण एनोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें बेसिकली यूरिन का जो है किडनी का फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाती है किडनी, ये चांसेस रहता है जिससे यूरिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। और मिल्क में जो कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं यूरिया, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक मिल्क केमिकल्स, स्टार्च, फॉर्मलिन, ये सारे ऐड किए जाते हैं एज ए एडल्ट्रेंट्स। और इसका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज करने का, दूध का सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और क्वांटिटी दूध की बढ़ जाए, ये तो पर्पज़ होता है। टेट्रोडोटॉक्सिन, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब ये एक जहर है जो कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको अफेक्ट करता है। और ये नेचुरली रूप से कुछ मेरीन ऑर्गेनिज्म है जैसे पफर फिश, फिश रोए जो कि जिसका मतलब होता है एग, और स्नैपर, चंपल्ली फिश, इनमें पाया जाता है। इन मेरीन ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी होती है ना इनके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो बैक्टीरिया इस टेट्रोडोटॉक्सिन जो पॉइजन है इसको रिलीज करता है। और ये इतना हार्मफुल है कि ये जो टॉक्सिन है ये हीट स्टेबल है, यानी जब आप इस मछली को अगर आप सोचिए पकाएंगे भी ना कि आप इसको पका दीजिए, फिर आपने सुना होगा कि पकाने से जो है जितने भी पैथोजन्स रहते हैं मर जाते हैं, लेकिन इस केस में वो स्टेबल है ये। तो इस कुकिंग के बाद भी ये जो टॉक्सिन है ये ब्रेक डाउन नहीं होता है और ये 1200 टाइम्स मोर पॉइजनस है देन साइनाइड। और अगर इसको कोई आदमी कंज्यूम कर लिया ना तो विद इन आवर 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है। पंचतंत्र बुक को बेसिकली आप जानते होंगे कि इसको विष्णु शर्मा ने लिखी है और इसमें इस छोटी छोटी स्टोरी है और इस उन स्टोरियों में ये दिखाया गया कि एनिमल्स आपस में बात कर रहे हैं और हर स्टोरी के द्वारा कुछ मोरल्स जो है टीचिंग दी गई है ताकि अगर बच्चे पढ़ें तो उनमें कुछ मोरल एथिक्स डेवलप हो। और इस बुक का अरेबियन ट्रांसलेशन जो है अरेबिक भाषा में अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा ने किया है और उसका नाम है कलीला व दिमना।
इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आए थे। इस पर्सन ने जो पोस्टल सिस्टम थी उस समय, जैसे आज की पोस्ट ऑफिस है, आप लेटर यहाँ से वहाँ भेजते हैं, उसी प्रकार उस टाइम पे भी तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे भी पोस्टल सिस्टम था। तो इन्होंने जो हॉर्स मतलब घोड़े के द्वारा जो चीज़ लेटर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोला इन्होंने उलूग सिस्टम। और जो पैदल जो लोग जाके देते थे एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोला इन्होंने तवा। फवाइद उल फवाद, ये अमीर हसन सिजी ने ये बुक लिखी है। इसमें निजामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत थे, इनकी जो बातें हैं जो उसको मेंशन किया गया है। ग्रीन अमोनिया, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के क्या बनेगा आपका, अमोनिया बनता है। तो ग्रीन अमोनिया मतलब हो गया कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये ग्रीन हाइड्रोजन है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन, जैसे ग्रीन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन, हमने डिस्कस किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब हो गया कि जो वाटर है उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए। जैसे ये वाटर है तो इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, ये रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है। जब रिन्यूएबल सोर्स से ये इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। और रिन्यूएबल सोर्स कौन हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, तो ये सब क्या हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी। तल्ले तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अरुणाचल प्रदेश में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री ये नैरोबी केन्या में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है। काफरी आपने सुना होगा, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है। और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये न्यू दिल्ली में। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस ये 1975 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नंदहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तराखंड में स्थित है। नागमणि पत्रिका, इससे जो है अमृता प्रीतम जो है एसोसिएटेड हैं। अहिंसा, गांधी जी के दो ही तो बेसिकली आदर्श थे, अहिंसा एंड सत्याग्रह। तो अहिंसा का मतलब है कि नॉन वायलेंस। गांधी जी का कहना था कि किसी भी चीज़ का अगर आप विरोध करिए तो उसका नॉन वायलेंस तरीका होना चाहिए। और सत्याग्रह यानी आप उसका एक्टिव होकर विरोध करिए, लेकिन आपका जो तरीका होना चाहिए वो नॉन वायलेंट होना चाहिए। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, जो कि आप ईस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आपको यहाँ विशाखापट्टनम देखने को मिलेगा। और इसका जो प्रोटेक्शन है ये डॉल्फिन्स नोज हिल है यहाँ पे, तो उसके द्वारा ये इसका प्रोटेक्शन हो रहा है। द आर्ट ऑफ वार ये बुक निकोलस मासियावाली के द्वारा लिखी गई थी। ये बुक 15 से 21 में पब्लिश हुई। इस बुक में बेसिकली मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक जो व्यूज़ हैं सोक्रेट्स के, उसको इसमें लिखा गया है। चेनाब रिवर पे आपको बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, पकलडोल ये डैम प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और झेलम नदी पे उरी डैम है। शिमला को समर कैपिटल बनाया गया था ब्रिटिशर को, जो आप जानते होंगे। तो शिमला को समर कैपिटल जो डिक्लेयर करने वाला जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो था जॉन लॉरेंस। टाइटेनियम्स के ओर हैं इल्मेनाइट एंड रूटाइल, ये टाइटेनियम के ओर हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये ग्रुप ऑफ कुछ वायरसेस हैं जो कि हमारी स्किन को, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जैसे ये मान लीजिए कोई ऑर्गन है, जैसे हमारा लिप्स ही मान लीजिए, तो लिप्स कभी कभी ड्राई हो जाता है क्योंकि जो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वो जो बेसिकली जो म्यूकस जो एक लिक्विड प्रोड्यूस करना चाहिए वो नहीं प्रोड्यूस करती। तो इसी तरह हमारे हर ऑर्गन में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो जिससे अगर वो लिक्विड नहीं प्रोड्यूस होगा म्यूकस, तो वो क्या होगा, वो ऑर्गन ड्राई हो जाएगा। तो टाइप 6 और टाइप 18 जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन अभी अप्रूव की गई है ये है गार्डासिल। टाइप 6 एंड टाइप 11 जो वायरस है, इसके कारण जेनाइटल वार्ड्स की प्रॉब्लम होती है। बॉन्ड होल्डर्स वर्सेस स्टॉक होल्डर। बॉन्ड होल्डर्स वो पर्सन होता है कि जो बेसिकली
किसी भी कंपनी को हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देता है, मनी उधार देता है। तो अगर आपने किसी को लोन उधार दिया, किसी कंपनी को, तो आपको जो है कंपनी, आप उधार क्यों देंगे? क्योंकि आपको कंपनी कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या इंटरेस्ट देगी एक सर्टेन टाइम बाद। तो इसलिए जब आपका वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपका मैच्योरिटी पे जितना भी अमाउंट बनता है कंपनी आपको दे देगी। इस केस में आपकी कोई भी कंपनी के ओनरशिप में हिस्सेदारी नहीं बन रही है। तो ये हो गया बॉन्ड होल्डर। और स्टॉक होल्डर के केस में क्या होगा कि आप कंपनी की जो ओनरशिप है उसमें आपकी हिस्सेदारी बन जाती है। जैसे आपने रिलायंस का मान लीजिए शेयर खरीद लिया, तो आपके, अगर आपने जितना भी शेयर खरीदा उस प्रोपोर्शन में आपकी कंपनी में ओनरशिप हो जाएगी। तो कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी, कंपनी अगर लॉस करेगी, तो आपको दोनों केसेस में एज ए ओनर जो है डील करना पड़ेगा। कंपनी लॉस में होगा तो जितने भी बॉन्ड होल्डर रहेंगे सबको पेमेंट कर दिया जाएगा, जो भी हो बचेगा फिर आपको मिलेगा उसमें से। तो और इसमें जो प्रॉफिट मिलता है डिविडेंड्स और कैपिटल गेंस के थ्रू मिलता है। और यहाँ पे हायर रिस्क होता है, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। बॉन्ड होल्डर के केस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, अगर मैंने उधारी पैसे दिए तो मैंने जितना दिया उतना तो लूँगा ही, और जितना मैच्योरिटी पे मेरा इंटरेस्ट बनता है वो भी मैं लूँगा। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है। इनके द्वारा आत्मीय सभा की फाउंडेशन रखी गई थी 1815 में कलकत्ता में। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में, एंड वेदांता कॉलेज। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की विद द हेल्प ऑफ डेविड हैरे एंड अलेक्जेंडर डब। राजा का इनको टाइटल जो है अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया। ये संवाद कौमुदी एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था जिसके ये एडिटर थे। और इन्होंने वेदांतिक मोनिज्म एंड क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म इन दोनों की पढ़ाई की थी। इन्होंने उपनिषद को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, इसीलिए 1929 में जो है सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। आपको बताना है कि सती प्रथा को जब बैन किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और इन्होंने जूरी एक्ट का विरोध किया। इन्होंने वुमेन राइट्स, महिलाओं के राइट्स और उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाए, इसके लिए इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने मोनोथिज्म रिलीजन को प्रमोट किया कि एक भगवान में भरोसा रखो। और इन्होंने आइडल वर्शिप का विरोध किया। ये बेसिकली कोई भी चीज़ों का अगर ये जब विरोध करते थे तो उसके लिए ये रैशनल और साइंटिफिक रीजंस देते थे। तो इनका कहना था कि लोगों को एक रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ का वो अच्छे से आर्गूमेंट कर पाएँ और उसको समझ के अपने एडॉप्ट कर पाएँ। इनके दो इम्पॉर्टेंट बुक हैं, एक है गिफ्ट टू मोनोथिज्म और दूसरा है परसेप्ट ऑफ जीसस। जो गिफ्ट टू मोनोथिज्म है ये पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है। टीडी वैक्सीन, बेसिकली ये टीडी वैक्सीन है टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन। और ये आप जानते हैं जो टेटनस और डिप्थीरिया है ये बैक्टीरियल डिसीज बीमारी है। ये देखिए ये वैक्सीन जो है टेटनस और डिप्थीरिया से प्रोटेक्ट करती है। और इसको बनाया गया है जो डिप्थीरिया टॉक्सोइड होता है और टेटनस का जो टॉक्सोइड होता है, इन दोनों के उससे इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। टॉक्सोइड बेसिकली होता है कि जो इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है, जैसे टेटनस के केस में जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है और डिप्थीरिया के केस में जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसके इनएक्टिवेटेड फॉर्म को लिया गया और उसके द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया। क्योंकि जब इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया रहता है वो इतना ज़्यादा इनएक्टिवेटेड रहता है कि वो बॉडी में जब इंटर कराया जाता है तो उससे कोई भी डिसीज नहीं होता, लेकिन हमारी जो सिस्टम है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है अगेंस्ट दीज बैक्टीरिया। जब फ्यूचर में ये कभी बैक्टीरिया इंटर करेंगे तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पहले से डेवलप रहेगी, वो उस बैक्टीरिया को मार देंगे। यह टॉक्सोइड जो है ये हीट सेंसिटिव होता है। इस वैक्सीन को सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया जो कि कसौली हिमाचल प्रदेश में है। और ये इंस्टीट्यूट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर काम करती है। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर काम करेंगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टेटनस के केस में ना लॉक जा हो जाता है, जो हमारे मशहूर ये
जबड़े होते हैं ना, ये जाम हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई बैक्टीरिया है। और ये एक न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसके कारण जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। ये बैक्टीरिया आपको सॉइल, डस्ट और एनिमल जो मैन्योर होता है उसमें देखने को आपको मिलेंगे। डिप्थीरिया कोरिने बैक्टीरियम के कारण होता है और इसमें जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। जो थ्रोट्स है हमारे गले में मेम्ब्रेन एक फॉर्म हो जाती है जिससे जो है खराश टाइप होने लगता है। और ये स्प्रेड होता है बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जैसे कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो उस केस में जो है ये स्प्रेड होता है। गेहूं की बात करें, गेहूं एक टेम्परेट क्रॉप है जो व्हीट, जब इसको ग्रोथ किया जाता है, मतलब जब इसकी बुआई होती है उस टाइम पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब ये राइपनिंग सीजन होता है, जब फसल पकने लगती है, तो उस टाइम पे 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक्सेस रेनफॉल हो गई, अगर मान लीजिए ग्रोथ के समय पे हो गई, तो इससे क्या होगा कि जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगी। अगर मान लीजिए फसल पकने वाली है तब अगर ज़्यादा बारिश हो गई, उस सीजन में जो ग्रेन क्वालिटी होती है जो कि वेट में लगने वाली है वो रिड्यूस हो जाती है क्वालिटी। ये एलुवियल सॉइल में जो इंडो गांगेटिक प्लेन रीजन में है वहाँ पे बहुत अच्छे से ये फसल जो है सूटेबल है, ये सॉइल सूटेबल है इसके लिए। क्ले लोमी सॉइल यानी मतलब छोटे जिस सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स हों। टॉप प्रोड्यूसर वर्ल्ड में चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड पे रसिया, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के द्वारा, फिर पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये ऑर्डर है। इसके दो बेल्ट हैं, पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन भी स्टार्ट किया गया था, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी है वेट की। इसके लिए फ्रोस्ट फ्री पीरियड लगभग 100 दिन का रिक्वायरमेंट होता है। फ्रोस्ट फ्री मतलब कि मौसम साफ हो, एकदम धूप हो। तो ये जो राइपनिंग के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट हो रही है, वहाँ से आप समझ सकते हैं ना कि उस टाइम पे क्या होगा, बेसिकली फ्रॉस्ट फ्री ही तो होगा। एक सलीमार वैरायटी है, ये गेहूं की एक वैरायटी है जो बेसिकली येलो रस्ट रेजिस्टेंट है। येलो रस्ट जो है एक फंगल डिसीज है जिसके कारण जो गेहूं का पौधा होता है ना, इसमें स्टंटिंग आ जाती है और इसका यील्ड भी लॉस होता है। ऑपरेशन ऑबलेज ये 1965 में लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, ताकि इंडियन आर्मी को मोबिलाइज किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तानी जो थे इन्होंने जो है डिफरेंट एरिया में इन्फिल्ट्रेशन किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट तक धावा बोल दिया था। ऑपरेशन बंदर 2019 का है, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट पाकिस्तान में। हॉट स्पॉट टर्म नॉर्मन मेयर्स ने दी है, मेगा डाइवर्स रसेल मिटरमियर ने, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये जोसेफ फोरियर ने, ग्लोबल वार्मिंग टर्म वालेस स्मिथ ब्रोकर ने, 10% लॉ जिसको लिंडमैन रूल भी बोलते हैं, जो कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बताता है कि एक फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में कितना % एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। बायोडाइवर्सिटी टर्म वाल्टर जी रोजन ने दिया, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था E.O. विल्सन ने, इसीलिए E.O. विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बोला जाता है। डीप इकोलॉजी टर्म अर्ने नाइस ने, नीच टर्म जोसेफ ग्रिनेल, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जॉन W. बीनेट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम आर्थर ट्रांसले ने। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत ये संविधान में ये बोला गया जो सुप्रीम कोर्ट है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी इसका जो भी जजमेंट होगा वो ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाएगा, और अगर इसका वायलेशन होता है तो ये कंटेम्प्ट पनिश कर सकते हैं फॉर द कंटेम्प्ट। आर्टिकल 90 क्लॉज 2 में ये जो फ्री स्पीच है वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, उन रिस्ट्रिक्शन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मेंशन है। और आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट है वो भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और इनके पास भी जो पावर ऑफ कंटेम्प्ट है वो इनहेरेंट है। एच.एन. सान्याल कमेटी बनी थी 1961 में, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के चलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनाया गया। तो यानी पार्लियामेंट जो है कंटेम्प्ट से संबंधित रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है उसको डिफाइन नहीं करती है।
ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है 1971 उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि कंटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ। दो टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेंशन किए गए हैं इस एक्ट में। एक है सेक्शन 2 सब क्लॉज बी सिविल कंटेम्प्ट यानी डिसओबीडियंस करना कोर्ट के ऑर्डर को, और सेक्शन 2 सब क्लॉज सी क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी जुडिशरी का बेसिकली इंसल्ट करना, फॉल्स एलिगेशन लगाना जजेस पे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कोर्ट है इसकी प्रोसीडिंग ना कोर्ट अपने से सुओ मोटो कर सकता है, मतलब कोर्ट को लगता है कि हाँ यहाँ पे जजमेंट का या कोर्ट का जो है गरिमा का जो है बेसिकली वायलेशन किया गया है, तो वहाँ पे कोर्ट सुओ मोटो डिसीजन ले सकती है, उस केस को फाइल चला सकती है। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए मैं और आप अगर चाहें कि किसी के अगेंस्ट हम ये कहें कि ये बंदे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, तो हम बेसिकली अगर हमको हाई कोर्ट जाना है तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है जो उसके पास जाएंगे और उनका प्रायर अप्रूवल लेके हमको हाई कोर्ट में अपील कर देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो हमको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जैसे अनिल रतन सरकार वर्सेस हीरक घोष। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी कि जो कंटेम्प्ट पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसके स्पेरेंजली यूज करना चाहिए, मतलब जब बहुत ज़रूरत आ जाए तभी यूज करना चाहिए। और षणमुगम लक्ष्मी नारायण वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो कंटेम्प्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसका जो पर्पज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ना कि जजेस का प्रोटेक्शन है। कि ऐसा नहीं कि कोई अगर कंस्ट्रक्टिव जजेस का क्रिटिसाइज करे जजेस को तो वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए कंटेम्प्ट के केसेस में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये फंक्शन करती है। इस बॉडी की स्थापना 1986 में हुई थी। ये बॉडी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशंस इंडिया में हैं इनके अगर वायलेशन हो रहा है और कोई क्राइम हो रहा है जो भी डिफाइन किए गए हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड में जो स्पेशल और लोकल लॉज हैं स्टेट के, तो उनको बेसिकली उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट पब्लिश करना। यह 3 टाइप की रिपोर्ट पब्लिश करती है: क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया एंड प्रेजेंट स्टैटिक्स इन इंडिया। इस बॉडी को बेसिकली इन तीनों बॉडी को मर्ज करके बनाया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर्स, इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। डिफ्यूजन वर्सेस डिस्पर्सन। डिफ्यूजन मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल। जब आप देखते हैं ना, आप देखते हैं कि जो रेलवे का सिग्नल होता है वो आपको रेड दिखेगा ना। वो रेड क्यों होता है? क्योंकि जो रेड लाइट होती है ना उसकी स्कैटरिंग जो है कम होती है, तो दूर तक वो अगर जाएगी वो लाइट तो वो पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर नहीं होती, यहाँ वहाँ नहीं फैलती, वो डिस्पर्स नहीं होती। और जो स्कैटरिंग है किसी भी लाइट की ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेवलेंथ के 4 टाइम्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है ये सबसे अधिक है, ऑरेंज का उससे भी कम, और वायलेट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सबसे अधिक होगा। अगर ये वेवलेंथ हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो गया। और डिस्पर्सन मीन्स होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कलर्स। जो आप जानते हैं जो वाइट लाइट है ये 7 कलर से मिलकर बनी है। जब आप एक प्रिज्म से वाइट लाइट को पास किया जाता है तो आप देखेंगे कि ये 7 कलर में ये स्प्लिट हो जाती है, और इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो दोस्तों आज का लेक्चर अब यहीं ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे कल कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। आप इसको बस एज ए रिवीजन लीजिए और आप अपना जो भी पोर्शन आप पढ़ते हैं, जो भी रिसोर्सेज को आप फॉलो करते हैं उसको कंटिन्यू आप उसी को से लगे रहिए और बार बार रिवाइज करिए। इसको आधे घंटे में ही आपका हो जाता है, और उसके बाद आपका सारा दिन जो है बचा रहता है, आप उसमें अपने आप को टाइम दीजिए कि आप चीज़ों को और पढ़िए। यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।